नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा स्टोर पर अवश्य जाएँ, जहाँ पर आपको मिल रहा है 15% का डिस्काउंट 30 अप्रैल तक। तमिलनाडु में एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है और उस मामले की आप यदि तुलना करना चाहें, तो ये जो लव जिहाद के मामले आप देख रहे हैं, अजमेर से लेके अमरावती तक आपने देखे लव जिहाद के मामले और अभी आपने वो पूरा जो टीसीएस का मामला है वो भी देखा। लेकिन तमिलनाडु में जो साइलेंट कन्वर्शन होता है उसकी कोई चर्चा नहीं करता। तमिलनाडु के चुनाव है। तमिलनाडु के चुनाव के बारे में उत्तर भारत में इतनी चर्चा हो नहीं रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गए हैं। लेकिन बात तो हमें तमिलनाडु की करनी भी पड़ेगी और तमिलनाडु में जो इस प्रकार से एक दूसरी तरह का जो लव जिहाद का कार्यक्रम चलता है, उसके बारे में भी बात करनी ही पड़ेगी। अब आप ये देखें कि तमिलनाडु का जो चुनाव है, उसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं आ पा रहा है और वो एक थर्ड पार्टी फैक्टर के कारण है। अब वो टीवी के जो अ, विजय जोसेफ की जो पार्टी है, जो कि एक क्रिश्चियन है, वो इस समय चुनाव को ऐसी स्थिति में ले आई है कि कोई भी ये भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है कि भाई आखिरकार क्या होगा। और वो इसलिए है क्योंकि अलग-अलग तरह के जो पोलस्टर्स हैं, जो लोग ओपिनियन पोल इत्यादि कर रहे हैं, वो इस टीवी के पार्टी को, विजय जोसेफ की पार्टी को 4% से लेके और 40% तक का 4 से लेके 40% तक का वोट शेयर दे रहे हैं। अब ये 4% होगा या 40% होगा, वो क्या होगा, वो तो ठीक है। लेकिन ना जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, वो ये है कि भैया जो अभी संडे प्रेयर आज हुई, तो आज संडे प्रेयर्स में एंटी बीजेपी पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और वो जॉइंटली इशू किए गए तमिलनाडु बिशप्स काउंसिल, क्रिश्चियन लाइवलीहुड मूवमेंट, यूनाइटेड क्रिश्चियन फेडरेशन और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको पता होगा कि वैसे भी कन्याकुमारी जो है वो कन्वर्शन का और ख़ास तौर से जो इवेंजेलिकल मूवमेंट है, इवेंजेलिकल मतलब जो प्रोटेस्टेंट हैं, जो अमेरिका वाले हैं, उनका हॉटबेड है। अब इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि आपने देखा होगा कि भई एक एससीआरए में एक अमेंडमेंट लाया जा रहा था और उस अमेंडमेंट का विरोध कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स ने किया, तो उसको जो है इन अबेयंस रख दिया केंद्रीय सरकार ने। मैंने तब भी कहा था कि भैया इससे कुछ नहीं होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि साहब कि केरला में संभवतः ये उनको कुछ उम्मीद है, तो केरला के कारण उन्होंने कर दिया कि भाई कुछ क्रिश्चियंस हमें वोट दे देंगे। वो भी साइरो मालाबार वाले जो हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो रिक्वेस्ट आई थी वो क्रिश्चियन कैथलिक्स बॉडीज की तरफ से आई थी और कैथलिक्स में और साइरो मालाबार में इस समय कई मतभेद हैं। साइरो मालाबार लव जिहाद की बात करता है और कैथलिक्स जो है वो आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। अधिकतर संख्या जो है 19% वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, उसमें से 60-70% जो है वो साइरो मालाबार चर्च है। अब कर्नाटका में इसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद में तमिलनाडु में, कर्नाटका में नहीं सॉरी, ये तमिलनाडु बिशप्स काउंसिल जो है, जिसने ये पैम्फलेट बाँटे हैं बीजेपी के विरुद्ध, वो एक एफसीआरए रजिस्टर्ड बॉडी है। एफसीआरए रजिस्टर्ड बॉडी है जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर है 0760400254।
और ये फ़ॉरेन फंड्स रिसीव करती है। फ़ॉरेन फंड्स किस लिए रिसीव करती है? इसको अपने नित्य रोज़मर्रा के कार्यों के लिए फ़ॉरेन फंड्स की क्या ज़रूरत है? इतने जो भी आपके क्रिश्चियन बॉडीज़ हैं, जो फ़ॉरेन फंड्स रिसीव करती हैं, वो केवल फ़ॉरेन फंड का काम अपने एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बजाय कन्वर्शन एक्टिविटीज़ में, प्रोसेल्यूटाइज़ेशन एक्टिविटीज़ में अधिक करती है। अब ये मामला जो है, ये तूल पकड़ गया है। तो अब इसका तमिलनाडु के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? तमिलनाडु के चुनाव का विश्लेषण करें तो इस समय डीएमके की बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और एआईएडीएमके और बीजेपी और बीजेपी के अन्य घटक और साथ में जो वहाँ पे हमारी अंबुमणि अंबुमणि रामदास यानी रामदास के बेटे की उनकी जो अ, पार्टी है, इसमें काफ़ी अच्छा तालमेल इस समय चल रहा है। और तालमेल इतना चल रहा है कि आप देखिए सेंथिल बालाजी जैसे एक पुराने लीडर जो है उनको कोंगू भेजा गया है, कोंगू नाडु जिसको बोलते हैं, यानी कोयम्बटूर और सेलम और ये जो पूरा क्षेत्र है जिसको कोंगू नाडु बोलते हैं, मतलब कोंगू नाडु में भेजा गया कि भाई यहाँ पर स्वीप ना कर जाए कहीं ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और एनडीए मिलके, क्योंकि यदि वो स्वीप कर गई उस क्षेत्र को तो फिर उनके लिए अपनी सत्ता बचा पाना बड़ा संकट का कार्य होगा। जो पोलस्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, यदि टीवी के 20% से कम लाती है जी, 20% से कम लाती है वोट शेयर, तो एनडीए की सरकार बन गई। एनडीए की सरकार बन जाएगी अगर टीवी के वाले यानी विजय जो हैं भाई साहब, वो इससे कम लाते हैं क्योंकि उनका जो पूरा फ़ोकस है वो किस पे है? कह रहे साहब क्रिश्चियन एंड विमेन। विमेन को क्यों? कि साहब वो जो है वो बड़े स्टार हैं, इसलिए विमेन जो है वो वहाँ की महिलाएँ जो हैं वो उनसे बड़ी प्रभावित हैं और महिलाएँ उनको अलग से वोट देंगी। वैसे मेरे को ये लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया कि ये महिलाएँ जो हैं वो अलग हट के वोट देती हैं परिवार से। हाँ, 2-4% का फ़र्क हो सकता है, लेकिन चाप महिलाएँ बिल्कुल अलग वोट देंगी और पुरुष बिल्कुल अलग वोट देंगे। ये जो है वो कुछ वेस्टर्न स्टाइल के जो लोग हैं ना, वो जो अपनी सारी की सारी प्रेरणा वेस्टर्न ओपिनियन पोल्स किए जाते हैं और उनकी जो मेथोडोलॉजी होती है, उससे जो लोग प्रभावित हैं, वो वही लोग इस तरह की बात करते हैं। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मुझे तो भई टीवी के 20% से ऊपर तो जाती दिख नहीं रही किसी भी स्थिति में। जो भी वोट काटेगी 6 साढ़े 6% वहाँ पे क्रिश्चियन वोट्स हैं और उसके बाद जो क्रिप्टो क्रिश्चियन वोट भी है। कई लोग कहते हैं भई वहाँ के जो वॉचर्स हैं कि साहब कि दिस कैन गो अप टू ऑलमोस्ट 10%। तो इस 10% क्रिश्चियन वोट में से अगर 5% आधी भी सेंध लगा दी विजय ने, क्योंकि आपने देख लिया इस तरह के पैम्फलेट्स बाँटे जा रहे हैं, इस पे इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। भारत सरकार को संज्ञान लेके इनका जो एफसीआरए जो इनका रजिस्ट्रेशन है इसको कैंसल करना चाहिए। कैंसल करने के साथ-साथ इन्होंने जो भी एफसीआरए से जो भी इन्होंने एसेट्स बनाए हैं उसके ऊपर इनको निश्चित रूप से उनको अपने कब्ज़े में लेके और उसको पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए। अब ये एक मेरे विचार से 4 मई के पहले तो नहीं होने वाला, 4 मई के बाद ही इसके ऊपर जो कुछ संज्ञान लिया जाएगा वो लिया जाएगा। तो डैमेज जो है 20% तक यदि वोट ला रहे हैं, तो ये माना जाता है कि उसमें क्रिश्चियन वोट की बहुतायत संख्या होगी और थोड़ा बहुत जो सन्री अदर ग्रुप्स हैं, वो इधर-उधर वोट उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर 20% से अधिक वोट जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भई अधिसंख्य महिलाएँ भी जो है वो टीवीके के साथ जा रही हैं। मुझे ऐसा होता नहीं दिखता, इट डिफाइज़ कॉमन सेंस। तो आज की डेट में एज जो है, फिर वो अन्ना डीएमके को ही है। अन्ना डीएमके लेड एनडीए क्योंकि वहाँ एनडीए की लीडर अन्ना डीएमके है और चूँकि अन्ना डीएमके वहाँ पर एनडीए की लीडर है और इसीलिए आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पर हंगामा नहीं हो रहा और उत्तर भारत में
दिल्ली मीडिया में या कहें कि साहब नोएडा मीडिया में उसकी इतनी अधिक चर्चा है नहीं। दूसरी बात ये भी है कि बंगाली मीडिया जहाँ तक है, बंगाली लोगों की समझ में आ जाती है। जो भी बंगाल में बात करते हैं, बंगाली लोगों की समझ में भी आ जाती है और उसकी बात दूसरी बात ये है कि जो बंगाली न्यूमरल्स हैं, वो बंगाली न्यूमरल्स का जो उच्चारण है, वो हिंदी जैसा ही है। तो अगर कोई कुछ कहता है कि तृणमूलेर 125 तो वो 125 मतलब 125 साफ-साफ समझ में आता है। तमिल जो है उसके न्यूमरल्स इत्यादि और बाकी भी जो है वो आपकी भाषा जो है वो उत्तर भारत में समझ में आती नहीं है। इसलिए तमिलनाडु के जो लोकल चैनल्स हैं उनको मैं ये भी सजेशन दूँगा कि भई आप सब जो कुछ बोलते तो हो ही तमिल में, स्क्रॉल जो नीचे है, वो थोड़ा बहुत इंग्लिश में चला दिया करो या कम से कम न्यूमरल्स इंग्लिश में कर दिया करो, तो लोगों को यहाँ भी समझ में आ जाए, तो आपका तमिल मीडिया भी लोग जो है वो रुचि के साथ देखेंगे। तो आज की डेट में 234 में से मुझे टाइट फाइट लग रही है जिसमें 120 के आसपास या 120 से 130 अन्ना डीएमके और 90 से 100 मुझे दिखाई पड़ रही हैं डीएमके और टीवी के जो है वो मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम लाएगी 10 से नीचे ही रहेगी। तो इसलिए आप पाएँगे कि राहुल गांधी जो हैं और भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं क्योंकि उनको ये भी डर लग रहा है कि केरला में क्या होगा? केरला में वैसे तो अधिकतर पोलस्टर्स तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यूडीएफ आएगी, लेकिन पिछली बार भी कर रहे थे और पिछली बार भी मामला उलट गया था। चलिए देखते हैं क्या हो। फिलहाल तो तमिलनाडु में एनडीए जो है वो बढ़त में दिख रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।